नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम शेरशाह कालीन प्रशासन अथवा शेरशाह के शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी ने केवल एक सफल विजेता और कुशल कूटनीतिज्ञ ही था, बल्कि श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रतिभा का भी धनी था। उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना था। प्रोफेसर श्री राम शर्मा ने लिखा है, जो लोग ये कहते हैं कि बाबर के पास समय का अभाव था, इसलिए वे सुचारू रूप से प्रशासन का कार्य करने में असमर्थ रहा, वे शेरशाह के प्रशासन कार्यों को देखते हुए अवश्य अपने शब्दों को वापस लेने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन अबुल फजल ने लिखा है कि शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की योजनाओं को अपना लिया था। इसी आधार पर डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर परमात्मा शरण ने भी लिखा है कि शेरशाह वास्तव में एक व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं। वहीं प्रोफेसर क्रूक और प्रोफेसर कानूनगो ने तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शेरशाह ने अपने प्रशासन को मौलिक स्वरूप देने का प्रयास किया था। अब्बास खान ने ठीक ही लिखा है कि उसने देश की समृद्धि तथा प्रजा की भलाई के लिए कुछ नियम बनाए, जिसका आधार उसके निजी विचार तथा विद्वानों के ग्रंथों से लिए गए सिद्धांत दोनों थे। वस्तुतः शेरशाह की जो प्रशासनिक योग्यता है, उसके अंकुर हमें उसके पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में भी मिलते हैं, क्योंकि उसको जब उसके पिता की जो जागीर है उसको दी गई थी, तो जागीर प्रबंधक के रूप में उसने बहुत अच्छे किसानों के हित में कार्य किए थे। अब हम शेरशाह कालीन प्रशासन का वर्णन कुछ बिंदुओं में कर लेते हैं। पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो शेरशाह का जो शासन था वो एकतांत्रिक था। वह स्वयं कानून बनाता था और स्वयं ही लागू करता था। जो सम्राट होता था, शेरशाह साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। समस्त शक्तियाँ उसी के हाथ में केंद्रित थी। शेरशाह स्वयं ही सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च सेनापति था। केंद्रीय विभाग और मंत्री शासन के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए निम्नलिखित 4 विभागों की व्यवस्था थी और ये विभाग उसके मंत्रियों के अधीन थे। पहला है दीवान वजारत, जिसका मंत्री वजीर होता था, जो वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। वित्त राजस्व संबंधी कार्यों को देखता था, परंतु वह अन्य विभागों का भी निरीक्षण कर सकता था। आय व्यय की देखभाल करना और अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल भी उसका दीवान वजारत का दायित्व होता था। दीवान ए आरिज जो दूसरा विभाग था वो था दीवान ए आरिज। इस विभाग का जो मंत्री होता था वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। ये जो विभाग था, इस विभाग के मंत्री सेना की भर्ती, सेना के संगठन, रसद, शिक्षा और सेना पर नियंत्रण इत्यादि की देखभाल करता था। न तो सेनापति होता था ये, और न ही सैनिकों की भर्ती करने में पूर्णतः स्वतंत्र था। ये जो सारा कार्य था ये शेरशाह स्वयं अपनी निगरानी में स्वयं पूरा करता था। दीवान रसालत तीसरा विभाग, जिसका जो मंत्री होता था विदेश मंत्री होता था। इस विभाग के मंत्री का मुख्य कार्य राजा के निर्देशानुसार अन्य देशों से अथवा अन्य राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, दूसरे देशों में दूत भेजना और बाहर से आए हुए व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना, अर्थात अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार और उनसे संपर्क रखना इसका मुख्य उत्तरदायित्व था। कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान की देखभाल भी दीवान रसालत करता था। चौथा विभाग है दीवान इंसा। इसका जो मुख्य कार्य था वो शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, शाही घोषणाओं, शाही आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना तथा सरकारी निर्णयों से प्रांतीय अधिकारियों को अवगत कराना, सूचनाएं उन तक पहुंचाना तथा सरकारी प्रलेखों को संभाल कर रखना। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार 2 अधिकारी भी मंत्री पद के समान ही थे। 2 और अन्य गौण विभाग थे और उनके जो अधिकारी थे मंत्री पद के समान ही थे। पहला है दीवान कजा, जो प्रधान काजी के नियंत्रण में होता था। इसका जो अध्यक्ष होता था, मुख्य काजी होता था। कार्य था न्याय करना। प्रधान काजी अभियोगों तथा अपीलों की सुनवाई करता था और निर्णय देता था। दूसरा जो था दीवान ए बरीद अथवा दरोगा ए डाक चौकी। इसका अध्यक्ष जो होता था बरीद ए मुमालिक कहलाता था और इसका जो कार्य था वो गुप्तचर और
डाक व्यवस्था की देखभाल करना होता था। इसके अतिरिक्त एक खान नेसामा नामक अधिकारी बादशाह के व्यक्तिगत गृह प्रबंध व शाही महल के सैकड़ों नौकरों पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता था। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो सरकार थी और उस समय प्रांत नहीं थे। डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। शेरशाह ने राज्य को प्रांतों में बांटा था। वहीं डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का कहना है कि प्रांतों के समान ही शासन प्रबंध की दृष्टि से विभाग मौजूद थे और उनको इक्ता कहा जाता था। राज्य की सूबा या इक्ता। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि शेरशाह के समय में एक तो उन हिंदू राजाओं के राज्य थे जिन्हें आधिपत्य स्वीकार करने के बाद वापस कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे सूबे थे जिन्हें इक्ता पुकारा जाता था, जिसमें फौजी गवर्नर या सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई। संपूर्ण सूबे को 19 सरकारों में बांट दिया गया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी, जिसको सिकदार कहा जाता था, उसके नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता हेतु एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। कानूनगो के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। नेक्स्ट है सरकारों अथवा जिलों का शासन। प्रांत जो थे वो अनेक सरकारों में बंटे हुए थे। अब्बास का सरवानी के अनुसार शेरशाह के राज्य में 66 सरकारें थी। सरकार अर्थात जिले की समान इकाई होती थी। सरकार के शासन प्रबंध के लिए 2 प्रमुख अधिकारी थे। प्रमुख सिकदार, जिसको सिकदार ए सिकदारान कहा जाता था, जो कि प्रशासन का अध्यक्ष था और विभिन्न परगनों के सिकदारों पर प्रशासनिक अधिकारी होता था और उनके कार्यों का निरीक्षण करता था। अपने सरकार में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा विद्रोही जमींदारों का दमन करना भी सिकदार का ही कार्य था। दूसरा होता था प्रमुख मुंसिफ, जिसे मुंसिफ या मुंसिफान भी कहा जाता था। यह मुख्यतः राजस्व अधिकारी होता था। अपने अंतर्गत सरकार में राजस्व की वसूली करवाना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना और अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करना उसके कर्तव्य थे। नेक्स्ट है परगने का शासन। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित थी और परगनों में प्रमुख जो अधिकारी होते थे वो इस प्रकार थे। पहला है सिकदार, जो कि सैन्य अधिकारी होता था और शांति व्यवस्था रखता था। दूसरा था मुंसिफ, जो कि राजस्व अधिकारी होता था तथा दीवानी मुकदमों का निर्णय करता था परगनों में, और भूमि की माप एवं लगान की व्यवस्था भी करना इसका प्रमुख कार्य था। तीसरा है फौजदार अथवा खजांची। खजांची परगने के राजकोष का अध्यक्ष होता था और इसका प्रमुख जो कार्य था वो राजस्व की रकम एकत्र कर इसकी सूचना सिकदार को देना था। प्रत्येक परगने में 2 कारकुन अथवा लिपिक होते थे, एक हिंदी में तथा दूसरा फारसी में फसलों का रिकॉर्ड बनाते थे और मुंसिफ के कार्यों में ये सहयोग करते थे। नेक्स्ट है ग्राम का शासन प्रबंध, गांव का शासन प्रबंध। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। प्रत्येक परगना कई गांवों में विभाजित था। प्रत्येक गांव में एक मुकदम होता था जो किसानों से राजस्व वसूल करके उसे राज्य के कोष में जमा कराता था। गांव में अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने का दायित्व भी मुकदम का ही होता था, क्योंकि मुकदम जो होता था गांव का मुखिया होता था। मुकदम के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में पटवारी और चौकीदार भी होते थे। पटवारी भूमि कर का हिसाब रखता था तथा चौकीदार उसकी सहायता करता था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। शेरशाह ने विशाल सेना का गठन किया। शेरशाह ने जिस योग्यता से नागरिक प्रशासन में सुधार किया, उसी तत्परता एवं कुशलता से उसने सेना का भी पुनर्गठन किया। कानूनगो का मत है कि शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली को पुनर्जीवित कर उसे वास्तविक रूप में शाही संस्था बना दिया था। शेरशाह की सेना के 4 अंग थे: घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना। स्थायी सेना में
1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल, 500 हाथी और कई तोपें थी। प्रांतों में प्रांतपतियों और अमीरों की अपनी अलग से सेना थी। शेरशाह स्वयं केंद्रीय सेना के सैनिकों की भर्ती करता था। सैनिकों को नकद वेतन, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शेरशाह ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी और सैनिकों को नकद वेतन देता था, जबकि वास्तविकता ये थी कि सैनिकों को तो नकद वेतन दिया जाता था, परंतु अधिकारी वर्ग को अब भी जागीरें दी जाती थी। सैन्य व्यवस्था में बेईमानी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शेरशाह ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करने की जो प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी की, उस नीति को वापस अपनाया और उसने सेना में कठोर अनुशासन कायम किया और अनुशासनहीनता पर कठोर दंड भी दिया जाता था। नेक्स्ट है भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह ने अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते हुए भूमि संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। अतः शासक बनने के बाद वह श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था को स्थापित कर सका। शेरशाह की इस व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत था और लगान, लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर आदि थे। वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। लगान व्यवस्था मुख्य रूप में रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: अच्छी, मध्यम और खराब, अर्थात उत्तम, मध्यम और निम्न। लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई: गलाबख्शी अथवा बटाई, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, और तीसरी नकदी अथवा जब्ती या जमाई। शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई अर्थात फसलदारों की सूची को लागू करवाया। भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग शेरशाह ने कर के रूप में वसूल किया। पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था, किंतु कानूनों के अनुसार 1/4 हिस्सा लिया जाता था। जो तीनों श्रेणियों की भूमि थी, मध्यम, उत्तम और निम्न, इनकी उपज को जोड़कर 3 से विभाजित कर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी। जब्ती या जमाई, जिसे मापन पद्धति भी कहा जाता था, यह व्यवस्था किसानों में अधिक प्रिय थी, जबकि उन्हें तीनों में से किसी भी प्रणाली को अपनाने की छूट थी। रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। मुल्तान में शेरशाह ने राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए पहले से चली आ रही बटाई अर्थात हिस्सेदारी प्रथा को ही चलने दिया तथा उत्पादन का 1/4 लगान वसूल किया मुल्तान में, जो कि अन्यत्र प्रचलित नहीं था। लगान नकद या अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और प्रतिभूमि दोनों की नाप करवाई। अहमद खां से इस कार्य में सहायता ली, जिसने हिंदू ब्राह्मणों की मदद से ये काम पूर्ण किया। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज जो कि 39 अंगुल या 32 इंच का होता था एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया। मालगुजारी अर्थात लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना जो होता था वो कर भूमि निरीक्षकों को जो सर्वेक्षण शुल्क के रूप में देना पड़ता था तथा महासिलाना अथवा मुहसिलाना नामक एक और अन्य कर था जो भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारी के लिए वसूल किया जाता था। कर संग्रह शुल्क होता था जो कि कर्म से भू राजस्व का 2.5 एवं 5% होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान है वो देना पड़ता था। दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भंडार बनाया जाता था और इसके लिए किसानों से देह अस्तरी नामक कर भी लिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। संपूर्ण साम्राज्य में शेरशाह ने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। ये प्रमुख सरायों, नगरों, बाजारों, कार्यालयों आदि में नियुक्त थे।
गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे बरीद मुमालिक अथवा दरोगा या डाक चौकी कहा जाता था। देश में घटने वाली घटनाओं और अमीरों सरदारों की गतिविधियों के बारे में शेरशाह को सूचना यह गुप्तचर प्रदान किया करते थे। पुलिस व्यवस्था, सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। गांव में मुकदम, परगने में सिकदार और सरकार में प्रमुख सिकदार पुलिस संबंधी कर्तव्यों का पालन किया करते थे। शेरशाह ने पुलिस विभाग की कोई अलग स्थापना नहीं की, सेना को ही दोहरे कर्तव्य सौंप दिए थे। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था और सबसे बड़ा जो साम्राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश था वो स्वयं सम्राट था, शेरशाह खुद ही था। प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। सुल्तान अल अदल की उपाधि इसी कारण उसने धारण की। न्याय व्यवस्था बहुत निष्पक्ष और कठोर थी। उसका कहना था कि न्याय कार्य धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सभी काफिर और मुसलमान बादशाह स्वीकार करते हैं। शेरशाह की न्याय के प्रति दृढ़ता के बारे में अब्बास खान सरवानी ने कहा है कि शेरशाह के राज्य में एक जराशीर्ण वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषण से भरे टोकरे को लेकर निकल पड़ी, परंतु किसी चोर को उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो चोर और लुटेरे थे वो शेरशाह के दंड का आतंक उन पर सवार रहता था। अर्थात उसकी जो न्याय के प्रति दृढ़ता थी वो काबिले तारीफ थी। लगान अर्थात दीवानी मुकदमों का निर्णय है वो मुंसिफ करते थे परगने में, तथा मुंसिफ एवं मुंसिमान सरकारों में करते थे, जबकि फौजदारी लड़ाई झगड़ों से संबंधित मुकदमों का निर्णय है वो परगनों में सिकदार और सरकारों में सिकदारान करते थे। काजी सैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों द्वारा ही निर्णित होते थे। मुद्रा संबंधी सुधार। शेरशाह का मुद्रा संबंधी सुधार भारतीय मुद्रा प्रणाली के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शेरशाह के राज्यारोहण के समय धातु की कमी, प्रचलित सिक्कों की घिसावट, खोटापन, विभिन्न धातुओं के सिक्कों के बीच कोई निश्चित अनुपात न होने के कारण तथा सभी युगों के सिक्के और गत शासकों के सिक्के भी प्रचलित होने से मुद्रा प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी थी। अतः शेरशाह ने पुराने सिक्कों का प्रचलन बंद करके प्रत्येक धातु के पृथक पृथक सिक्के जारी किए। सिक्के प्राय 3 धातुओं सोने, चांदी और तांबे के होते थे। चांदी का जो शुद्ध चांदी का जो सिक्का होता था उसको रुपया, तांबे की अठन्नियाँ, चवन्नियाँ, दुवन्नियाँ, एकन्नी आदि चलाए। चांदी और तांबे के सिक्कों में अनुपात निश्चित कर दिया गया। जो शुद्ध चांदी का जो रुपया होता था, शुद्ध चांदी का सिक्का, उसमें 180 ग्रेन का ये होता था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी, तथा तांबे का जो दाम होता था 380 ग्रेन का, इसका वजन 380 ग्रेन होता था। सोने के सिक्के 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन, 168.5 ग्रेन आदि वजन के होते थे। रुपया और दाम में 1:64 का अनुपात होता था। शेरशाह के राज्य में लगभग 23 टकसालें थी। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी, टकसाल का स्थान अरबी लिपि में और कुछ सिक्कों पर देवनागरी लिपि में भी अंकित रहता था। शेरशाह द्वारा चलाए गए रुपये के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। राजधानी दिल्ली में दान का लंगर स्थापित करवाया, जिसमें लगभग 500 अशरफी अर्थात 500 तोला प्रतिदिन खर्च किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य। शेरशाह ने उन बहुत से महसूलों को जिन्हें प्राय प्रत्येक प्रांत और जिले की सीमा पर अर्थात उन बहुत सी चुंगियों को समाप्त कर व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। उसने आदेश दिया कि 2 स्थानों पर ही सिर्फ चुंगी ली जाए। एक तो जब कोई वस्तु उसके राज्य में प्रवेश करती थी अर्थात विदेश से आने पर प्रवेश द्वार पर, और दूसरी चुंगी इन वस्तुओं के बिक्री के स्थान पर।
व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों की बात करें तो पहला है सड़कें। शेरशाह ने अन्य शेरशाह के जो सार्वजनिक कार्य हैं उसके कीर्ति के स्तंभ कहे जा सकते हैं। उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें, सड़कें और सराहें उसकी महानता के स्मारक है। उसने अनेक सड़कों और पुरानी सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। उसके द्वारा बनवाई गई 4 सड़कें हैं वो अत्यंत प्रसिद्ध है। पहली जो सड़क है वो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब में अटक अर्थात सिंध तक जाती है, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है और इसको सड़क आजम के नाम से भी पुकारा जाता था। दूसरी है आगरा से बुरहानपुर। ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसको सड़क आजम कहा जाता था। दूसरी आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। ये सड़कें अत्यंत ही प्रसिद्ध थी। सराय शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। प्रत्येक सराय के साथ एक कुआं और मस्जिद बनवाई गई। इन सरायों के साथ डाक चौकी भी जोड़ दी गई, जिनमें डाकिये नियुक्त किए थे। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार नामक अधिकारी करता था। डॉक्टर कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। ये जो सराय थी डाक चौकियों का भी कार्य करती थी। रात्रि में ठहरने की इनमें व्यवस्था थी। भवन या प्रजा हित के कार्य। राजधानी दिल्ली में एक शाही भोजनालय खुलवाया, जहां गरीबों, असहायों, पीड़ितों आदि को मुफ्त भोजन मिलता था। नेक्स्ट है भवन या इमारतें। शेरशाह के द्वारा निर्मित इमारतें, स्थापत्य कला। पहला है सहसाराम अर्थात सासाराम का मकबरा। सहसाराम में झील के अंदर, सहसाराम बिहार के अंदर शेरशाह का स्वयं का मकबरा है। बिहार में झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित करवाया गया स्वयं का मकबरा, जिसे पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। नेक्स्ट है पुराना किला। हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपना को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। किले के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद भी बनवाई। कानूनगो ने शेरशाह का जो मकबरा है उसके बारे में कहा कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू दिखता है। अर्थात बाहर से वो मकबरा जो है शेरशाह का मुस्लिम पद्धति से बना और अंदर से हिंदू पद्धति से निर्मित था। नेक्स्ट है रोहतासगढ़ का दुर्ग। अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण झेलम नदी के किनारे शेरशाह ने करवाया था। शेरसूर नगर, कन्नौज नगर को बर्बाद करके उसके स्थान पर शेरसूर नगर बसाया। 1541 में उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह की उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की लगभग सभी इतिहासकारों ने प्रशंसा की है। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने तो लिखा है कि उसका जागीरदारों से व्यवहार हमें इंग्लैंड के राजा सप्तम की याद दिलाता है। उसका सैनिक तथा असैनिक प्रशासन पर्सा के महान फ्रेडरिक प्रथम के प्रशासन से कम न था और उसके राजनीति के नियम कौटिल्य के नियमों जैसे थे। तो आज हमने शेरशाह के प्रशासन के बारे में और उसकी प्रमुख उपलब्धियां, प्रशासनिक क्षेत्र में उसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।